हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं इसमें झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। कल हम लोग का यूनिट 1 खत्म हो गया था, आज यूनिट 2 से क्लास स्टार्ट हो रही है। यूनिट 2 का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग को समाज शास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक एवं योगदान, इसके अंतर्गत हम लोग को विभिन्न सिद्धांतकारों, विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उनकी थ्योरी को पढ़ना होगा। तो इसी में जो सैद्धांतिक प्रारंभ एवं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे पहले हमारे जो समाजशास्त्री आते हैं वे हो अगस्त कॉम्ट जी, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। तो उनकी क्लास को हम लोग देखेंगे। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। और एक और बात आप लोग के लिए कि आज जैसे हम लोगों ने अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी को पढ़ा, तो उसी का जो एमसीक्यू है कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 AM को हम लोग करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज भी आप लोग इस चैनल में आइएगा, उसमें हम लोग उसको एमसीक्यू को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो पथ प्रदर्शक हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगस्त कॉम्ट जी। अगस्त कॉम्ट जी के बारे में तो जो भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो तो इनके बारे में जानते ही होंगे कि इन्हें समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि आप सभी को सब अच्छे प्रकार से इसका पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जो इसके बारे में बात करूँगी कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगस्त कॉम्ट जी को समाजशास्त्र का जनक क्यों बोला जाता है, इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा क्या दी है, इनके जो सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ 3 स्टेज है उसको हम लोग देखेंगे, मानवता का धर्म का सिद्धांत को देखेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखेंगे तथा विज्ञानों का पदानुक्रम देखेंगे और साथ ही साथ इनके इम्पोर्टेंट्स बुक्स को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात कि अगस्त कॉम्ट जी का जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 फ्रांस के मॉन्टेफेलियर नामक स्थान में, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857 को। ऐसे तो आपको क्वेश्चन में जन्म मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकी जगह किस जगह पे हुई थी, तो फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में। अगस्त कॉम्ट जिनका कि पूरा नाम है रेसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में अगस्त कॉम्ट के नाम से जानते हैं। तो इनके जो बुक्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उसे बुक्स को जानने से क्या होगा कि हम लोग को ये नॉलेज हो जाएगा कि उन्होंने अपने कौन कौन सी थ्योरीज को दी थी। तो इनकी इंपॉर्टेंस बुक की बात की जाए तो इन्होंने प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822 में दी थी। नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो है पॉजिटिव फिलोसफी। ये जो प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो इन्होंने 1822 में दी थी, ये इसमें उनके जो सहयोगी थे इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम क्या था, तो सेंट साइमन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अगस्त कॉम्ट जी के गुरु का नाम है सेंट साइमन। इनके सहयोग से इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की बात की थी। सेकंड जो इनकी पुस्तक है वो है पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलोसफी जिसे द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी भी बोला जाता है, ये पुस्तक की रचना इन्होंने 1842 में की थी। ये जो पुस्तक है ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी, मतलब इसका 6 एडिशन आया था पॉजिटिव फिलोसफी का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था।
उसके बाद प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी, विकास के 3 चरण बताए थे, विज्ञानों के संस्तरण के बारे में बात की थी, तथा समाज का वर्गीकरण भी उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में किया था। तो इसके लिए इनकी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। थर्ड इनकी जो पुस्तक है वो है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 1851 से 1854 में इन्होंने रचना की थी। ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। फोर्थ इनकी बुक है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिज्म, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिज्म। ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का समर्थन करने की बात की थी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें इन्होंने मानवता का धर्म, ये जो सिद्धांत है ये इन्होंने अपनी इस पुस्तक में उन्होंने 1856 में बात की थी। और 1856 ये इनकी लास्ट है। उसके बाद तो फिर 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी ये पुस्तक छपती है एडुकेशन एंड सोसाइटी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग इनके जो थ्योरीज है, इनके परिभाषा है, इनके सिद्धांतों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो यह देखेंगे कि अगस्त कॉम्ट जी को समाजशास्त्र का जनक क्यों बोला जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। या समाजशास्त्र इस शब्द के बारे में इन्होंने बात की। कब की थी इन्होंने? 1838 में। तो 1838 में जब समाजशास्त्र इन्होंने ये नाम दिया, उसके पहले वे इसका नाम सामाजिक भौतिकी बताते हैं। तो इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, ये इनसे इनके ही समकालीन थे, या बोल सकते हैं इनसे 8 साल के ही बड़े थे। तो उन्होंने देखा कि जब यूरोप में और फ्रांस में उस प्रकार के सिचुएशन चल रहे थे, जैसे इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति उस समय हो रही थी और आपका फ्रांस का जो राजनीतिक क्रांति थी, ये महत्वपूर्ण कारण बनता है समाजशास्त्र के उद्भव का। ये दोनों महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि उस समय के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने इतनी अराजकता फैला रखी थी अपने राज्य में, अपने राज्य के लोगों में, कि हर समय उन लोग दुख कष्ट में रहते थे। एकदम प्रजातंत्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। चारों तरफ एकदम ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि जिसके कारण सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट ये सोचने को मजबूर हो गए कि इस समाज को हम लोग कैसे बेहतर ढंग से सोचें, कैसे इसको समझें। तो इसके लिए जरूर कोई एक विज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द की बात की। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब आगे इसके बारे में सेंट साइमन के साथ मिलके जब इन्होंने इसके बारे में देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो एक और थिंकर है एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे इन सोशल फिजिक्स में ऑलरेडी सामाजिक भौतिकी, ये जो नाम है इस शब्द को उन्होंने ले लिया है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सामाजिक भौतिकी ये शब्द जो है वो अगस्त कॉम्ट जी ने क्यों इसी शब्द को यूज़ किया। तो अगस्त कॉम्ट जी का जब बैकग्राउंड देखिएगा आप, एजुकेशन उनका बैकग्राउंड देखिएगा, तो वह भौतिकी, गणित, मतलब विज्ञान बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो इसलिए उन्होंने भी सोसाइटी को विज्ञान से रिलेटेड जोड़ के एक बात की। लेकिन अब क्या है कि देखिए साइंस के कोई भी अगर फैक्ट निकल कर आते हैं, कोई भी थ्योरी निकल कर आते हैं, तो सभी जगह वो क्या होगा? समान होगा। अगर मैं पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में उबालती हूँ, मेरे पास वो उबल रहा है, तो वो आपके पास भी उसी में ही उबलेगा। आपके पास जाकर वो चेंज नहीं होगा, या मेरे पास आके उसका डाटा चेंज नहीं होगा। लेकिन समाज एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसके अंतर्गत नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। समाज के अंतर्गत अगर परिवर्तन ना हो तो जो प्राचीन काल में आदिम समाज था, जो व्यक्ति को वस्त्र पहनने का ढंग नहीं था, भोजन नहीं करने का ढंग था, अगर वो अपने आप की परिस्थिति को चेंज नहीं करते तो अभी सभ्य समाज आता ही नहीं। इसका मतलब समाज तो हर दिन इसकी प्रक्रिया में परिवर्तन हो ही रहा है। तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम भौतिक विज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, साइंस से कैसे जोड़ सकते हैं? इसके लिए भी उन्होंने इस शब्द को नहीं लिया और 1838 में समाजशास्त्र शब्द को लिया। और एक ये भी कारण था कि जो क्वेटलेट महोदय थे उन्होंने इस शब्द को ऑलरेडी पहले ही यूज कर लिया था। तो इसलिए 1838 में समाजशास्त्र इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि समाजशास्त्र का जनक क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र की परिभाषा।
तो समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए अगस्त कॉम्टे जी बताते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक उसी प्रकार से करता है जैसे हम लोग प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में करते हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार से समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया है, तो यह कथन अगस्त कॉम्टे जी के द्वारा दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद रखिएगा, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और फिर नेक्स्ट भी उन्होंने परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। अमूर्त उन्होंने बात की है, क्या बात की है कि अमूर्त, जैसे समाज के अंतर्गत जो मूर्त रूप नहीं है, जैसे समाज के अंतर्गत जो रीति धर्म संस्कृति, हम रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, तो आप क्या रीति रिवाज को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उसका सिर्फ कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे माँ का ममता को तो आप देख नहीं पा रहे हैं, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, अमूर्त रूप है। उसी प्रकार से समाज के जितने भी संस्थाओं के अंतर्गत उसका जितना भी रूप है उनको उन्होंने अमूर्त रूप बताया है। अब हम देखते हैं इनकी थ्योरी के संदर्भ में। इन्होंने जो सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी वो था लॉ ऑफ 3 स्टेज। इसे लॉ ऑफ 3 स्टेज भी बोला जाता है, इसे ज्ञान के विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे मानव प्रगति का नियम भी बोला जाता है, इसे 3 स्तरीय सिद्धांत भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत और इसे उद्विकासीय सिद्धांत भी बोला जाता है या उद्विकास के 3 चरण भी बोले जाते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ये बुक्स के नेम मिटा देती हूँ, उसके बाद फिर इसको आप लोग को बता रही हूँ। अब हम लोग देखते हैं इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है लॉ ऑफ 3 स्टेज, इनके संदर्भ में। तो लॉ ऑफ 3 स्टेज जो है ये इसमें इन्होंने 3 प्रकार के स्टेज बताए हैं, यानी कि जो उद्विकास का सिद्धांत है इसके अंतर्गत 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। जो सबसे पहला है धार्मिक अलौकिक या आधिदैविक अवस्था, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज बोला जाता है। सेकंड है अमूर्त तत्व मीमांसीय, जिसे इंग्लिश में मेटाफिजिकल बोला जाता है। आप लोग को ये इंग्लिश के वर्ड भी याद रखने चाहिए, ये भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और थर्ड जो है सकारात्मक प्रत्यक्षवाद एवं वैज्ञानिक अवस्था या पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज उन्होंने बात की है। देखिए धार्मिक अलौकिक आधिदैविक जो अवस्था है इसके अंतर्गत अगस्त कॉम्टे जी बताते हैं कि इस समाज का जो विकास हुआ है, इस समाज के उद्भव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उन्होंने धर्म को इसके लिए जिम्मेदार माना है। कोई अलौकिक शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है, या हम कह सकते हैं कोई आधिदैविक शक्ति है जो इसका संरक्षण करती है। ये एक काल्पनिक चरण है। इससे जितने भी हमारे थॉट्स है, जितने भी हमारे उद्विकासीय सिद्धांत के हो रहे, मतलब इसमें मानव का जो प्रगति है वो किस आधार पर हो रहा है, तो धर्म के आधार पर, कि कोई एक अलौकिक शक्ति विद्यमान है, पार ब्रह्म परमेश्वर कोई है जो कि मनुष्य की रक्षा करते हैं। ये काल्पनिक धारणा पर आधारित होती है। इसके फिर इन्होंने 3 उपकल्पनाएं बताई हैं। जो पहला है जीवित सत्तावाद, अर्थात इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि इस समाज के अंतर्गत जो कुछ भी वस्तु है, यानी ये पेन भी है तो इसके अंतर्गत भी जीव है, इसके अंतर्गत भी भगवान का वास है। ये अगर कोई बोतल है तो उसके अंतर्गत भी जीव का वास है। तो इसकी बात उन्होंने किस में की है, तो जीवित सत्तावाद में की है। बहुदेववाद में वे क्या बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने अलौकिक शक्ति की बात की, फिर धीरे धीरे बोला गया कि बहुत सारे देव है इस संसार में, बहुत सारे देव है, मतलब एक देव से बढ़कर बहुत देव बन गया। और फिर वो जो बहुत देव है, जैसे पहले भगवान एक थे, अब जैसे ये पेन है तो पेन को आप, ये किस देवी का प्रतीक है, ये माँ सरस्वती का प्रतीक है। उसी प्रकार से अगर आप पैसा लीजिएगा तो वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से देवों का इन्होंने इसमें बंटवारा किया।
फिर उन्होंने जो सी नंबर पॉइंट बताया कि एक देववाद, यानी जो जितने भी देव है उनका सार तत्व क्या है कि वो एक है। ये तो हो गया धार्मिक, अलौकिक, आधिदैविक अवस्था के अंतर्गत। सेकंड इनकी जो अवस्था थी वो थी अमूर्त या तत्व मीमांसीय अवस्था। अब बोला गया कि नहीं, ये कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक निराकार शक्ति है। इसमें इन्होंने किसकी बात की है, तो निराकार शक्ति की बात की है। उस निराकार शक्ति के अंतर्गत आपका आत्मा आ जाएगा, परमात्मा आ जाएगा, ज्ञान की बात इन्होंने अपने मेटाफिजिकल स्टेज में की है। थर्ड जो इनकी स्टेज है वो है सकारात्मक प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था, जिसे पॉजिटिव या साइंटिफिक बोला जाता है। इसमें उन्होंने बोला है कि नहीं, मानव का जो विकास हो रहा है उसका जो चरण है वो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक चरण के 4 चरण बताए हैं। फिर निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। इसके बाद जो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का अगस्त कॉम्ट जी ने प्रयोग किया वे हो जाएंगे अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधि का उन्होंने अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत किया। उन्होंने बोला कि जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, वही सत्य है। इसके लिए वे बताते हैं कि प्रत्यक्षवादी एक ऐसी पद्धति है जिससे किसी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। इन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के अंतर्गत बताया। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और याद रखना होगा कि जीएस मिल जो एक आपके समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसकी आलोचना की है। किसकी आलोचना की है, तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए बताया है कि प्रत्यक्षवाद के जनक तो अगस्त कॉम्ट जी हो गए, लेकिन उन्होंने ही इस सिद्धांत को बहुत कम यूज किया है अपनी थ्योरी में। प्रत्यक्षवाद को बहुत कम यूज किया किन्हें, तो अगस्त कॉम्ट जी ने। ये किनके अनुसार है, तो जीएस मिल जी के अनुसार। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना किनके द्वारा की गई है, तो जीएस मिल जी के द्वारा की गई है। तो इतना हम लोग को हो गया लॉ ऑफ 3 स्टेज, यानी सबसे पहले उन्होंने बात की है कि धर्म के आधार पर मनुष्य को विकास हुआ है। सेकंड उन्होंने बात की कि नहीं, धर्म नहीं है, कोई अमूर्त शक्ति है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई ज्ञान है, उससे मनुष्य का विकास किया। फिर थर्ड स्टेज में उन्होंने बात की कि नहीं, ये दोनों भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अलौकिक शक्ति भी नहीं है, बल्कि विज्ञान के आधार पर, प्रत्यक्षवाद के आधार पर मनुष्य का विकास हुआ है। तो ये था इनका लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो यहाँ पे आपको ये जो कीवर्ड है इसको याद रखना होगा कि लॉ ऑफ 3 स्टेज किनके द्वारा दी गई है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा दी गई है। अब इनकी नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है मानवता का धर्म। इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में, जो पुस्तक थी इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है और बोलते हुए बोलते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद किस ज्ञान की प्राप्ति होगी, यह वास्तविक ज्ञान क्या होगा, और वो जो ज्ञान है वो संपूर्ण मानवता का भला करने वाला होगा। मतलब ऐसे ज्ञान की उन्होंने व्याख्या की है जिससे क्या होगा कि संपूर्ण मनुष्य का भला जिसमें निहित हो। इसकी बात उन्होंने अपनी पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। इसी के अंतर्गत उन्होंने दिमागी शुद्धता की बात की है, यानी कि सेरेब्रल हाइजीन की बात की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताते हैं कि हमें ऐसे ज्ञान को, मतलब ऐसे सोच को त्यागना चाहिए जो कि नकारात्मक हो। मतलब किसी चीज के बारे में, किसी कोई व्यक्ति के बारे में अगर नेगेटिव आपको बातें हो रही है तो उस जगह आपको प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं रहना चाहिए। ये बात इन्होंने अगस्त कॉम्ट जी ने अपने दिमागी हाइजीन में भी की है। और प्रत्यक्षवाद का फिर इन्होंने 3 इसके आयाम बताए हैं। पहला है कि विज्ञानों का दर्शन, यानी सुधार करने के लिए प्रयासों का विश्वास। सेकंड इन्होंने बात की है वैज्ञानिक धर्म एवं नीति शास्त्र, जिसमें जो प्रत्यक्षवादी धर्म का अर्थ एवं मानव धर्म होगा। थर्ड इन्होंने जो आयाम बताया है वो है प्रत्यक्ष राजनीति, यानी हिंसात्मक प्रणालियों का विरोध करते हुए हम लोग प्रत्यक्षवाद के आयामों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था इनका मानवता का धर्म। फिर इनका जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा सामाजिक स्थिति की और दूसरा हो जाएगा सामाजिक गति की। सामाजिक स्थिति में जो इन्होंने समाज की जो गणना की है कि उन्होंने बताया कि जो समाज बना है
तो समाज के विभिन्न अंग है और विभिन्न अंगों की तुलना उन्होंने मनुष्यों के अंगों के साथ की है। जैसे एक शरीर है, तो एक शरीर कैसे बना है, तो विभिन्न अंगों के माध्यम से आपका आँख, कान, नाक, इस सभी चीज़ों से बना है। तो इसके बारे में संरचनात्मक जो व्याख्या है वो सामाजिक स्थिति की में की है कि स्थिर है, ये सभी शरीर के अंतर्गत स्थिर है। और जो सामाजिक गतिकी है इसमें वे बात करते हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर है विभिन्न अंगों के माध्यम से बना है, कि जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने की कैपेसिटी कम जाए तो वो मेरे शरीर को क्या करेगी, एक क्षति पहुंचाएगी। उसी प्रकार से उन्होंने बात की है कि समाज के अंतर्गत कोई भी अगर अंग अगर खराब हो जाता है तो वो समाज को दुष्प्रभावित करता है। ये बात इन्होंने की, क्योंकि सबको गति में रहना चाहिए। जैसे मेरा हाथ चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसको सुन रहे हैं, तो क्या भाई गति तो हो रही है ना, तभी तो ये संरचना चल रही है। अगर इसमें से कोई एक स्थिर हो जाए, मैं अगर आपके सामने आऊँ और कुछ बोलिए ना, चुपचाप रहो, तो क्या आप मुझे देखिएगा? नहीं देखिएगा, जब तक आपको सुनाई नहीं दे। तो यही बात इन्होंने इसमें अपने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत की है। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो बात की है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम किया है। और विज्ञानों का जो पदानुक्रम है वो उन्होंने अपने जो उनके गुरु थे सेंट साइमन, उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने विज्ञानों का पदानुक्रम की है। कि इसके अंतर्गत वे बताते हैं कि सरल से जटिल की प्रक्रिया है। विज्ञान का जो पदानुक्रम हुआ है सरल से जटिल हुआ है। तो सरल से जटिल कैसे हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने बात की है गणित, कि गणित को उन्होंने सबसे पहले रखा है। उसके बाद वे खगोल शास्त्र को रखते हैं, यानी गणित को वो सबसे इजी बताते हैं। उसके बाद वे इसको रखते हैं खगोल शास्त्र को। उसके बाद थर्ड में वे रखते हैं भौतिक विज्ञान को। फोर्थ में रखते हैं आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को। फिफ्थ में रखते हैं जीव विज्ञान को। और सिक्स्थ में रखते हैं वे समाजशास्त्र को। ऐसा उन्होंने क्यों बताया है कि देखिए गणित जो है ये स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसे किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप समाजशास्त्र को लीजिएगा, इसके अंतर्गत अगर आपको जनगणना करने के लिए बोला जाए कि आप इस जगह पे जाकर जनगणना कीजिए, तो वहाँ पे कितने पुरुष है, कितनी स्त्री है, कितने साक्षरता दर है, इसके लिए तो आपको मैथ का जरूरत पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो बताए हैं कि गणित जो है वो सबसे सरल है। उसके बाद खगोल शास्त्र आएगा, उसके बाद भौतिक शास्त्र आएगा, उसके बाद रसायन शास्त्र आएगा, उसके बाद जीव विज्ञान आएगा, उसके बाद समाज शास्त्र आएगा। तो अगर ऐसे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाज शास्त्र से पहले का विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि जो समाजशास्त्र के बाद अगर कोई विज्ञान का पदानुक्रम होना चाहिए तो वो होना चाहिए नीति शास्त्र के बारे में वो बात करते हैं। क्या होना चाहिए? नीति शास्त्र, जो कि मानव शास्त्र या बोल सकते हैं मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का मेल से नीति शास्त्र का गठन किया जाएगा। ये विज्ञानों का जो पदानुक्रम है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये थे इनके थ्योरीज। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे जरूर सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।